क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सामने बैठा इंसान मुस्कुरा रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, आपका भरोसा जीत रहा है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर कुछ ऐसा चल रहा हो, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते? एक ऐसा दिमाग, जहाँ पछतावा कम हो सकता है, जहाँ दूसरों की भावनाएँ सिर्फ़ एक जानकारी बन सकती है और जहाँ सच और झूठ के बीच की सीमा बहुत धुंधली हो सकती है। दुनिया में कुछ ऐसे अपराधी हुए हैं जिन्होंने सालों तक अपने आसपास के लोगों को विश्वास दिलाया कि वे बिल्कुल सामान्य हैं। वे हंसते थे, बातें करते थे, लोगों का भरोसा जीतते थे। लेकिन उनके छिपे हुए जीवन में ऐसे राज थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। आखिर ऐसा क्या होता है एक साइकोपैथ के दिमाग में? क्या वे जन्म से ही अलग होते हैं? या जिंदगी के अनुभव उन्हें धीरे-धीरे बदल देते हैं? वे झूठ को इतनी आसानी से कैसे बोल लेते हैं? वे दूसरों की भावनाओं को कैसे समझकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक खतरनाक दिमाग को उसके चेहरे से पहचाना जा सकता है? आज की इस रहस्यमय यात्रा में हम उतरेंगे इंसानी दिमाग के उस अंधेरे हिस्से में, जहां अपराध, मनोविज्ञान और इंसानी व्यवहार के सबसे गहरे रहस्य छिपे हैं। ये सिर्फ अपराधों की कहानी नहीं है। ये एक सफर है इंसान के दिमाग को समझने का। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस के पीछे छिपे हुए मनोवैज्ञानिक रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आखिरी में आपको इंसानी सोच के बारे में ऐसी बात पता चले जो आपकी सोच बदल दे। टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस, भाग 1, दिमाग के अंधेरे को समझने की यात्रा। ये किताब एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जिसने मनोवैज्ञानिकों, पुलिस अधिकारियों और समाज को हमेशा परेशान किया है। क्या कोई इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख सकता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह भावनाहीन और खतरनाक हो सकता है? लेखक क्रिस्टोफर बेरी डी ने अपने करियर में कई ऐसे अपराधियों से बातचीत की, जिनके अपराध सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। उनका उद्देश्य केवल डरावनी कहानियां सुनाना नहीं था, बल्कि यह समझना था कि ऐसे लोगों के दिमाग में क्या चलता है। किताब में बताया गया है कि साइकोपैथ शब्द का मतलब केवल हत्यारा नहीं होता। ये एक मानसिक और व्यवहारिक पैटर्न को दर्शाता है, जिसमें कुछ लोग दूसरों की भावनाओं को समझने या महसूस करने में कमी दिखा सकते हैं, झूठ बोलने और लोगों को प्रभावित करने में बहुत कुशल हो सकते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने गलत कामों पर सामान्य लोगों जैसा पछतावा महसूस नहीं करते। लेकिन लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि हर व्यक्ति जिसमें साइकोपैथिक लक्षण हो, वह अपराधी नहीं होता। एक खतरनाक मुखौटा किताब में बार-बार एक बात सामने आती है, मुखौटा। कुछ साइकोपैथ लोग समाज में बहुत आकर्षक, आत्मविश्वासी और मिलनसार दिखाई दे सकते हैं। वे आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे, आपकी कमजोरियों को समझेंगे और आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं कि वे आपके सबसे करीबी हैं। लेकिन कई बार उनके व्यवहार के पीछे सहानुभूति नहीं, बल्कि नियंत्रण और फायदा उठाने की इच्छा हो सकती है। लेखक ऐसे मामलों का जिक्र करते हैं जहां अपराधियों ने वर्षों तक अपने आसपास के लोगों को विश्वास दिलाया कि वे अच्छे और सामान्य इंसान हैं, जबकि उनके छिपे हुए जीवन में बेहद गंभीर अपराध जुड़े थे। अपराधी के दिमाग में झांकना, लेखक जब ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं तो एक बात नोटिस करते हैं। कई अपराधी अपने किए हुए कामों को अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग अपने अपराधों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग खुद को पीड़ित बताते हैं। कुछ लोग अपने अपने अपराधों को बिना भावनाओं के ऐसे बताते हैं जैसे कोई सामान्य घटना सुना रहे हों। यही चीज जांचकर्ताओं और मनोवैज्ञानिकों के लिए सबसे परेशान करने वाली होती है, भावनाओं की कमी। ये किताब हमें ये सिखाने की कोशिश करती है कि इंसानी दिमाग कितना जटिल हो सकता है। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा भरोसेमंद नहीं होता और हर अजीब व्यवहार करने वाला व्यक्ति खतरनाक नहीं होता। असली समझ व्यवहार के लंबे पैटर्न को देखकर आती है। भाग 2 में मैं बताऊंगा कि लेखक ने अपराधियों से इंटरव्यू लेते समय कौन-कौन सी बातें नोटिस की और साइकोपैथ लोगों की सोच सामान्य लोगों से कैसे अलग बताई गई है। जब लेखक ने अपराधियों की आंखों में झांककर उनके दिमाग को समझने की कोशिश की। क्रिस्टोफर बेरी डी ने जब खतरनाक अपराधियों से बातचीत शुरू की तो उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था यह समझना कि अपराध करने के बाद भी कुछ लोग इतने शांत कैसे रह सकते हैं। आम इंसान जब कोई गलती करता है तो उसके अंदर डर, शर्म या पछतावा जैसी भावनाएं पैदा होती हैं। लेकिन कुछ गंभीर अपराधियों में ये भावनाएं बहुत कम या अलग तरह से दिखाई देती हैं। भावनाओं को समझने का तरीका अलग लेखक ने देखा कि कुछ अपराधी अपनी बात करते समय बिल्कुल शांत रहते थे। वे ऐसी घटनाओं को भी सामान्य तरीके से बताते थे जिनसे कोई दूसरा इंसान अंदर से हिल जाए। उनकी बातचीत में कई बार ऐसा लगता था कि वे घटना को इंसानी दर्द की तरह नहीं, ये बल्कि किसी कहानी या घटना की तरह देख रहे हैं। चैप्टर 2,
लोगों को पढ़ने की क्षमता किताब में बताया गया है कि कई साइकोपैथिक लक्षण वाले लोग दूसरों के व्यवहार को समझने में काफ़ी तेज़ हो सकते हैं। वे ये पहचान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सुनना चाहता है, किस बात से प्रभावित होगा और किस तरह भरोसा करेगा। लेकिन अंतर ये होता है कि जहाँ सामान्य इंसान इस समझ का इस्तेमाल रिश्ते बनाने के लिए करता है, वहीं कुछ लोग इसका इस्तेमाल हेरफेर मैनिपुलेशन के लिए कर सकते हैं। जिम्मेदारी से बचने की आदत लेखक ने कई इंटरव्यू में देखा कि कुछ अपराधी अपने कामों की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। वे अक्सर कहते हैं परिस्थितियां ऐसी थी, दूसरों ने मुझे मजबूर किया, मेरे साथ गलत हुआ था। इस तरह वे अपने कार्यों को सही साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व का भ्रम किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह बताता है कि खतरनाक व्यक्ति हमेशा डरावना दिखाई नहीं देता। कुछ लोग बहुत आत्मविश्वासी, बातचीत में अच्छे, मजाकिया और सामाजिक रूप से प्रभावशाली हो सकते हैं। यही वजह है कि कई बार आसपास के लोग लंबे समय तक उनके असली व्यवहार को पहचान नहीं पाते। सामान्य और साइकोपैथिक सोच में अंतर। सामान्य व्यक्ति अक्सर सोचता है, अगर मेरे काम से किसी को दर्द होगा तो मुझे कैसा महसूस होगा। जबकि गंभीर साइकोपैथिक लक्षण वाला व्यक्ति कई बार ज्यादा सोच सकता है, मुझे इससे क्या फायदा मिलेगा। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि मनोविज्ञान में किसी व्यक्ति को केवल कुछ व्यवहार देखकर साइकोपैथ घोषित नहीं किया जा सकता। इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इस किताब का सबसे डरावना पहलू ये नहीं है कि इसमें अपराधों की बातें हैं, बल्कि यह है कि यह दिखाती है कि इंसानी दिमाग में सहानुभूति, नैतिकता और भावनाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। झूठ, आकर्षण और नियंत्रण साइकोपैथिक सोच का एक पहलू। इस किताब में लेखक ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ लोग दूसरों के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं और कैसे उनका बाहरी व्यक्तित्व उनके अंदर की सोच से अलग हो सकता है। लेकिन सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है। हर झूठ बोलने वाला, आकर्षक या आत्मविश्वासी व्यक्ति साइकोपैथ नहीं होता। ये केवल कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो कुछ लोगों में अधिक दिखाई दे सकते हैं। 1 झूठ बोलने की कला। लेखक बताते हैं कि कुछ गंभीर अपराधियों में झूठ बोलने की क्षमता बहुत विकसित हो सकती है। वे केवल झूठ नहीं बोलते, बल्कि अपनी कहानी को इस तरह पेश कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उस पर विश्वास करने लगे। उनकी खासियत हो सकती है अपनी बातों में आत्मविश्वास दिखाना, कहानी को बार-बार बदलने के बजाय उसे याद रखना, अपनी गलतियों के लिए बहाने बनाना, दूसरों की सहानुभूति हासिल करना। कई बार उनका झूठ इतना स्वाभाविक लगता है कि आसपास के लोगों को शक भी नहीं होता। आकर्षण का मुखौटा किताब में एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। कुछ अपराधी पहली मुलाकात में बिल्कुल सामान्य या प्रभावशाली लग सकते हैं। वे बहुत अच्छे श्रोता बन सकते हैं, आपकी पसंद और भावनाओं को जल्दी समझ सकते हैं, आपको खास महसूस करा सकते हैं। ये आकर्षण हमेशा वास्तविक जुड़ाव नहीं होता। कुछ मामलों में यह केवल एक तरीका हो सकता है जिससे वे दूसरे व्यक्ति का भरोसा जीत सकें। नियंत्रण की इच्छा। कुछ साइकोपैथिक व्यवहार वाले लोगों में दूसरों पर प्रभाव डालने और नियंत्रण रखने की इच्छा दिखाई दे सकती है। वे कोशिश कर सकते हैं कि सामने वाला उनकी बात माने, लोग उनके फैसलों पर निर्भर हों, वे परिस्थितियों को अपने हिसाब से चला सकें। मनोवैज्ञानिक इसे भावनाओं को हथियार बनाना। कुछ लोग दूसरों की भावनाओं को समझकर उनका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए डर पैदा करना, अपराधबोध महसूस करवाना, झूठी सहानुभूति दिखाना। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इंसानी व्यवहार बहुत जटिल होता है और हर ऐसा व्यवहार किसी मानसिक विकार का प्रमाण नहीं होता। किताब का मुख्य संदेश। लेखक का उद्देश्य ये बताना है कि हमें केवल किसी व्यक्ति की बातों या बाहरी छवि से निर्णय नहीं लेना चाहिए। असली पहचान लंबे समय के व्यवहार, फैसलों और दूसरों के प्रति उनके रवैये से होती है। साइकोपैथ और अपराध। क्यों कुछ लोग अपराध के बाद भी डर या पछतावा कम महसूस करते हैं। इस किताब में लेखक क्रिस्टोफर बेरी डी कई अपराधियों के इंटरव्यू और केस स्टडी के माध्यम से एक कठिन सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी सामान्य कैसे दिखाई दे सकते हैं। आम इंसान जब कोई गलत काम करता है तो उसके अंदर कई तरह की भावनाएं पैदा हो सकती हैं, डर, शर्म, पछतावा या अपराध बोध। लेकिन कुछ गंभीर अपराधियों में ये भावनाएं बहुत कमजोर या अलग रूप में दिखाई दे सकती हैं। 1 अपराध को अलग नज़र से देखना। कुछ अपराधियों के बारे में लेखक बताते हैं कि वे अपने काम को उसी नैतिक नज़रिए से नहीं देखते जैसे आम लोग देखते हैं। जहां एक सामान्य व्यक्ति सोच सकता है, मेरे काम से किसी को नुकसान हुआ, वहीं कुछ अपराधी सोच सकते हैं, मैंने जो किया उसके पीछे मेरा कारण था। वे अपने कार्यों को सही साबित करने के लिए अपने मन में अलग कहानी बना सकते हैं।
ड पछतावे की कमी किताब में कई इंटरव्यू ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो अपने अपराधों को बताते समय भावनात्मक प्रतिक्रिया कम दिखाते हैं। वे घटना को इस तरह बयान कर सकते हैं जैसे वह कोई साधारण बात हो। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कुछ लोगों में सहानुभूति की कमी, दूसरों के दर्द को महसूस करने में कठिनाई और जिम्मेदारी स्वीकार करने की कमी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। डर और जोखिम को अलग तरीके से देखना, कुछ अपराधियों में खतरे का आकलन करने का तरीका अलग हो सकता है। वे ऐसे फैसले ले सकते हैं जिनमें आम व्यक्ति डर या परिणामों के बारे में ज्यादा सोचता। उनका ध्यान कई बार तुरंत मिलने वाले फायदे, रोमांच या नियंत्रण की भावना पर ज्यादा हो सकता है। फॉर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश लेखक ने देखा कि कई अपराधी अपने कार्यों के लिए कोई न कोई तर्क देते हैं। वे कह सकते हैं, मेरे साथ गलत हुआ था, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, दूसरे लोग भी इसके जिम्मेदार थे। यह मानसिक प्रक्रिया उन्हें अपने अपराध के बोझ से दूर रखने में मदद कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान के व्यवहार में सहानुभूति, नैतिकता और आत्मनियंत्रण कितने महत्वपूर्ण है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम समझें, हर व्यक्ति जिसमें कोई एक लक्षण दिखाई दे, वह अपराधी नहीं होता। साइकोपैथी एक जटिल मनोवैज्ञानिक विषय है जिसे विशेषण मूल्यांकन के आधार पर ही समझते हैं। सीरियल अपराधियों का दिमाग, क्या वे जन्म से ऐसे होते हैं या परिस्थितियां उन्हें बदल देती है? ये किताब जिस सबसे बड़े सवाल को छूती है, उनमें से एक सवाल है, क्या कोई इंसान शुरू से ही खतरनाक सोच लेकर पैदा होता है या जीवन की घटनाएं उसे ऐसा बना देती हैं? इसका जवाब आसान नहीं है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी व्यवहार कई चीजों के मेल से बनता है। जैविक कारण, बचपन का वातावरण, अनुभव और व्यक्तिगत फैसले। 1 जन्म से मिलने वाले कुछ प्रभाव। कुछ शोध बताते हैं कि कुछ लोगों में बचपन से ही कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं जैसे भावनाओं पर कम प्रतिक्रिया, दूसरों के दर्द के प्रति कम संवेदनशीलता, जोखिम लेने की अधिक प्रवृत्ति। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा बच्चा भविष्य में अपराधी ही बनेगा। बहुत से लोग जिनमें कुछ कठिन व्यक्तित्व लक्षण होते हैं, वे जीवन में सामान्य और सफल रास्ता चुनते हैं। डू बचपन और वातावरण का असर। किताब में कई अपराधियों के जीवन के बारे में चर्चा करते हुए यह दिखाया जाता है कि उनका अतीत अक्सर जटिल होता है। कुछ मामलों में लोगों ने अनुभव किया हो सकता है हिंसा भरा माहौल, उपेक्षा, भावनात्मक नुकसान, गलत संगति। ऐसी स्थितियां किसी व्यक्ति के सोचने और दुनिया को देखने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। लेकिन हर कठिन बचपन वाला व्यक्ति अपराधी नहीं बनता। तो धीरे धीरे बदलती सोच। कुछ सीरियल अपराधियों में एक पैटर्न देखा गया है कि उनका व्यवहार अचानक नहीं बदलता। छोटी उम्र में नियम तोड़ना, दूसरों की भावनाओं की अनदेखी, झूठ बोलना जैसी आदतें समय के साथ गंभीर समस्याओं में बदल सकती हैं, खासकर जब व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित करना नहीं सीखता। और अपराधी खुद को कैसे देखते हैं? लेखक के इंटरव्यू में एक बात बार बार सामने आती है, कई अपराधी खुद को बुरा इंसान नहीं मानते। वे अपने कार्यों को अपने नजरिए से सही ठहराने की कोशिश करते हैं। यही चीज जांचकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, केवल अपराध को नहीं बल्कि अपराधी की सोच और मानसिक प्रक्रिया को समझना। किताब का निष्कर्ष। सीरियल अपराधी केवल जन्म से राक्षस नहीं होते और न ही केवल परिस्थितियों का परिणाम होते हैं। अक्सर कई जटिल कारण मिलकर किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान की शुरुआती प्रवृत्तियां, उसका वातावरण और उसके अपने फैसले तीनों मिलकर उसके भविष्य को आकार देते हैं। सीरियल किलर अपने शिकार को कैसे चुनते हैं? पैटर्न, सोच और अपराध से पहले की मानसिकता। इस किताब में लेखक कई अपराधियों के व्यवहार का अध्ययन करते हुए बताते हैं कि गंभीर अपराध अचानक नहीं होते। कई मामलों में अपराधी के दिमाग में एक लंबी मानसिक प्रक्रिया चल रही होती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर सीरियल किलर एक जैसा नहीं होता। हर मामले में कारण, तरीका और मानसिक स्थिति अलग हो सकती है। अपराधी की सोच में पैटर्न की तलाश। जांचकर्ता अक्सर यह समझने की कोशिश करते हैं कि अपराधी के कामों में कोई दोहराव है या नहीं। वे देखते हैं अपराध करने का तरीका बार बार बदल रहा है या समान है। अपराधी किन परिस्थितियों में सक्रिय होता है, उसके व्यवहार में कोई खास आदत या सिद्ध दिखाई देता है या नहीं। ऐसे पैटर्न से जांचकर्ताओं को अपराधी की मानसिकता समझने में मदद मिलती है। एंकर ड्यू नियंत्रण की भावना। किताब में कई अपराधियों के व्यवहार का विश्लेषण करते हुए बताया गया है कि कुछ अपराधियों के लिए अपराध केवल नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं होता, बल्कि उनके मन में शक्ति और नियंत्रण की गलत भावना से भी जुड़ा हो सकता है। वे अपने आप को ऐसी स्थिति में महसूस कर सकते हैं जहां उन्हें लगता है कि वे पूरी परिस्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं। दशरात्रि कल्पना और वास्तविकता के बीच की दूरी।
कुछ अपराधियों में अपराध से पहले लंबे समय तक विचार, कल्पनाएं या जुनूनी सोच विकसित हो सकती है। समस्या तब गंभीर हो सकती है जब कोई व्यक्ति अपनी गलत सोच को चुनौती देने के बजाय उसे सही मानने लगे। शिकार को इंसान की तरह ना देखना, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कुछ खतरनाक अपराधियों में एक गंभीर समस्या यह हो सकती है कि वे दूसरे इंसान की भावनाओं और दर्द को महत्व नहीं देते। वे सामने वाले व्यक्ति को एक पूरी इंसानी जिंदगी वाले व्यक्ति की बजाय किसी वस्तु या अपने उद्देश्य के हिस्से की तरह देखने लग सकते हैं। बाय जांचकर्ताओं की नज़र, लेखक बताते हैं कि अपराध की जांच में केवल घटना को देखना काफी नहीं होता। जांचकर्ता ये भी देखते हैं अपराधी के फैसले कैसे थे, उसकी सोच किस दिशा में जा रही थी, उसके व्यवहार में कौन से संकेत पहले से मौजूद थे। किताब से मिलने वाली बड़ी सीख। सीरियल अपराधियों को समझने का उद्देश्य उनके अपराधों को सही ठहराना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि मानव व्यवहार में कौन से संकेत खतरे की ओर इशारा कर सकते हैं और समाज ऐसे मामलों को कैसे बेहतर तरीके से रोक सकता है। साइकोपैथ का आकर्षण। कैसे कुछ खतरनाक लोग पहली मुलाकात में भरोसेमंद दिखाई दे सकते हैं। इस किताब में एक बेहद महत्वपूर्ण बात सामने आती है। खतरनाक व्यक्ति हमेशा डरावना दिखाई नहीं देता। कई बार लोग ये सोचते हैं कि कोई अपराधी देखने में अलग होगा, उसकी बातें अजीब होंगी या उसका व्यवहार तुरंत पहचान में आ जाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा जटिल हो सकती है। 1 पहली मुलाकात का प्रभाव। कुछ साइकोपैथिक लक्षण वाले लोग पहली मुलाकात में बहुत प्रभावशाली लग सकते हैं। वे आत्मविश्वास से बात कर सकते हैं, सामने वाले को ध्यान से सुन सकते हैं, मजाक और बातचीत से माहौल सहज बना सकते हैं, ऐसा महसूस करा सकते हैं कि वे आपको अच्छी तरह समझते हैं। यही कारण है कि कई बार लोग उनके बाहरी व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं। लोगों को समझने की क्षमता। किताब में बताया गया है कि कुछ अपराधियों में दूसरों के व्यवहार को पढ़ने की क्षमता काफी अच्छी हो सकती है। वे जल्दी समझ सकते हैं सामने वाला किस चीज से प्रभावित होगा, किस बात से भावनात्मक प्रतिक्रिया देगा, किस तरह भरोसा बनाया जा सकता है। लेकिन अंतर यह है कि कुछ लोग इस समझ का उपयोग अच्छे से रिश्ते बनाने में करते हैं, जबकि कुछ लोग इसका उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। इंस्पाश 3 झूठ को सच जैसा दिखाना। कुछ गंभीर अपराधियों के इंटरव्यू में यह सामने आया कि वे अपनी कहानी इस तरह पेश करते हैं कि सामने वाले को शक करना मुश्किल हो जाता है। वे आधा सच बोल सकते हैं, अपनी गलतियों को छिपा सकते हैं, खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। चौर सहानुभूति का भ्रम। कभी कभी कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे लगता है कि वे बहुत संवेदनशील हैं। वे दूसरों की समस्याएं सुन सकते हैं और सही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक अंतर ये देखते हैं कि क्या व्यक्ति वास्तव में दूसरे की भावनाओं को महसूस करता है या केवल उन्हें समझकर उनका उपयोग करता है। 5 असली पहचान कैसे समझें। किताब का संदेश ये नहीं है कि हर आकर्षक व्यक्ति पर शक किया जाए, बल्कि यह है कि किसी व्यक्ति को केवल उसकी मीठी बातों से नहीं, बल्कि लंबे समय के व्यवहार से समझना चाहिए। ध्यान देने योग्य बातें। क्या वह अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है? क्या वह दूसरों की सीमाओं का सम्मान करता है? क्या उसके शब्द और काम आपस में मिलते हैं? किताब की सबसे बड़ी सीख। चेहरा और व्यवहार हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताते। इंसान की असली पहचान उसके लगातार किए गए फैसलों और दूसरों के प्रति उसके रवैये से होती है। दिमाग का अंधेरा हिस्सा। अपराधी अपनी सोच को सही साबित करने के लिए कौन-कौन से मानसिक खेल खेलते हैं। इस किताब में लेखक ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कुछ गंभीर अपराधी अपने किए हुए कामों को स्वीकार करने के बजाय अपने दिमाग में ऐसी कहानियां बना लेते हैं ना, जिससे उन्हें लगे कि वे गलत नहीं हैं। इसे मनोविज्ञान में सेल्फ जस्टिफिकेशन, अपने कार्यों को सही ठहराने की मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है। शर मैं गलत नहीं था वाली सोच। कुछ अपराधी अपने कार्यों को गलत मानने के बजाय उसके लिए कारण ढूंढते हैं। वे अपने मन में सोच सकते हैं, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, दूसरे लोगों ने मुझे मजबूर किया, मेरे साथ पहले गलत हुआ था। इस तरह वे अपनी जिम्मेदारी को कम महसूस करने की कोशिश करते हैं। 2 पीड़ित को दोष देना। कुछ अपराधियों में एक खतरनाक मानसिकता देखी जाती है जिसमें वे अपने किए गए काम का दोष भी दूसरे व्यक्ति पर डालने लगते हैं। वे खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला इसके लिए जिम्मेदार था, उनके कार्य की वजह कोई और था। यह सोच वास्तविकता से दूरी पैदा कर सकती है। भावनाओं से दूरी बनाना। कई अपराधियों के इंटरव्यू में यह बात सामने आती है कि वे अपने कार्यों को भावनात्मक रूप से अलग करके देखते हैं। जहां आम व्यक्ति किसी नुकसान के बारे में सोचकर परेशान हो सकता है, वहीं कुछ अपराधी केवल घटना, फायदा या परिणाम के बारे में सोचते हैं।
सौर खुद की बनाई हुई दुनिया कुछ अपराधी धीरे धीरे ऐसी मानसिक दुनिया बना लेते हैं जहां उनके नियम अलग होते हैं। उनकी सोच में उनकी इच्छा सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरों की भावनाओं को कम महत्व मिल सकता है। गलत काम भी उन्हें सही लगने लग सकता है। पछतावे से बचने का तरीका पछतावा महसूस करना इंसानी व्यवहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग अपने अंदर की असहज भावना से बचने के लिए बहाने, झूठ या तर्कों का सहारा ले सकते हैं। ये उन्हें अपने कार्यों के परिणामों से मानसिक दूरी बनाने में मदद कर सकता है। किताब की बड़ी सीख। इस किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अपराध केवल बाहरी कार्य नहीं होता, उसके पीछे एक सोचने का तरीका भी होता है। किसी अपराधी के दिमाग को समझना अपराध को सही ठहराना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि इंसान किस तरह अपनी सोच को बदलकर गलत फैसलों तक पहुंच सकता है। सीरियल अपराधियों की बातचीत। इंटरव्यू के दौरान लेखक ने कौन से डरावने व्यवहार और मानसिक संकेत देखे। इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा वह है जहां लेखक अपराधियों से हुई बातचीत के अनुभवों को साझा करते हैं। यहाँ डर केवल उनके अपराधों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि कुछ लोग अपने किए हुए कामों को किस तरह देखते और समझाते हैं। लेखक का उद्देश्य अपराधियों को प्रसिद्ध बनाना नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और सोच के पैटर्न को समझना है। अपराध की बात करते समय असामान्य शांति। कुछ अपराधियों के इंटरव्यू में एक बात सामने आती है कि वे गंभीर घटनाओं को बताते समय बहुत शांत दिखाई गए हैं। जहाँ कोई सामान्य व्यक्ति किसी दर्दनाक घटना को याद करके भावनात्मक हो सकता है, वहीं कुछ अपराधी उसे केवल एक घटना की तरह बयान कर सकते हैं। ये भावनात्मक दूरी जांचकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकती है। अपनी कहानी का नियंत्रण। लेखक बताते हैं कि कुछ अपराधी बातचीत के दौरान अपनी छवि को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी अच्छी बातें ज्यादा बताते हैं, अपनी गलतियों को कम करके दिखाते हैं, घटनाओं की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल सकते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला उन्हें एक खास नजरिए से देखे। 3 सहानुभूति की कमी। कुछ इंटरव्यू में ऐसा देखा गया कि अपराधी अपने पीड़ितों के दर्द के बारे में बहुत कम बात करते हैं। उनका ध्यान कई बार अपने अनुभव, अपनी इच्छाओं या अपनी साम्यों पर ज्यादा केंद्रित रहता है। सार विरोधाभासी व्यवहार। कुछ अपराधी बातचीत में बहुत सामान्य, शांत या यहां तक कि मजाकिया भी लग सकते हैं। यही विरोधाभास लोगों को हैरान करता है। एक व्यक्ति सामान्य बातचीत कर सकता है, लेकिन उसके अतीत में बेहद गंभीर अपराध जुड़े हो सकते हैं। फाइ अपराधी की सोच को समझना। लेखक और जांचकर्ता अक्सर ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या व्यक्ति अपने कार्यों को समझता है? क्या वह ज़िम्मेदारी स्वीकार कर क्या उसे दूसरों के नुकसान का एहसास है? क्या वह केवल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है? इन सवालों से अपराधी के व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। किताब की बड़ी सीख। इंसान का दिमाग बहुत जटिल है। किसी व्यक्ति की मुस्कान, बातचीत या बाहरी व्यवहार से उसकी पूरी सच्चाई पता नहीं चलती। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर शांत या अलग व्यवहार करने वाला व्यक्ति खतरनाक होता है। किसी व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष उसके लंबे समय के व्यवहार और विशेषण जांच के आधार पर ही निकाला जाता है। साइकोपैथ और समाज। क्या ऐसे लोग हमेशा पहचाने जा सकते हैं और समाज उनसे क्या सीख सकता है? इस किताब के अंत के विचारों में एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या हम किसी व्यक्ति को देखकर पहचान सकते हैं कि वह अंदर से कैसा है? जवाब है हमेशा नहीं। इंसान का व्यक्तित्व बहुत जटिल होता है। कोई व्यक्ति बाहर से शांत, आकर्षक या सामान्य दिख सकता है, लेकिन उसके असली व्यवहार को समझने के लिए समय, परिस्थितियां और उसके लगातार फैसलों को देखना पड़ता है। 1 पहचानना इतना आसान क्यों नहीं? कई लोग ये मानते हैं कि खतरनाक व्यक्ति की कोई खास पहचान होगी, जैसे वह हमेशा गुस्से में रहेगा या अजीब व्यवहार करेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ अपराधी सामाजिक रूप से अच्छे दिखाई दे सकते हैं, बातचीत में प्रभावशाली हो सकते हैं, लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। इसलिए केवल बाहरी छवि देखकर किसी के बारे में फैसला करना सही नहीं होता। दो समाज को क्या सीख मिलती है? किताब यह समझाने की कोशिश करती है कि समाज को जागरूक रहना चाहिए। महत्वपूर्ण बातें। किसी भी रिश्ते में सम्मान और सीमाओं को महत्व देना, बार बार होने वाले गलत व्यवहार को नजरअंदाज न करना, केवल मीठी बातों से प्रभावित न होना, किसी व्यक्ति के शब्दों के साथ उसके कार्यों को भी देखना। मनोविज्ञान को समझने का उद्देश्य ऐसी किताबों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार को समझना होता है। जब विशेषण अपराधियों की सोच का अध्ययन करते हैं, तो वे ये जानने की कोशिश करते हैं कि अपराध कैसे विकसित हो सकता है, शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं, समाज ऐसे खतरों को कैसे बेहतर तरीके से रोक सकता है। पार सबसे बड़ा संदेश इस पूरी किताब से एक बात निकल कर आती है।
हर चेहरा अपनी पूरी कहानी नहीं बताता, लेकिन हर व्यवहार कुछ संकेत ज़रूर देता है। हमें लोगों को समझने के लिए संतुलित नज़रिया रखना चाहिए। न तो हर व्यक्ति पर शक करना सही है और न ही बिना समझे किसी पर पूरा भरोसा करना। टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस। समापन विचार। ये किताब हमें इंसानी दिमाग के उस हिस्से को देखने का मौका देती है जहाँ सहानुभूति, नैतिकता, लालच, नियंत्रण और अपराध जैसी चीज़ें आपस में जुड़ती हैं। ये हमें याद दिलाती है कि इंसानी सोच बहुत जटिल है। अच्छे और बुरे व्यवहार के बीच अंतर समझना ज़रूरी है। मनोविज्ञान को समझना समाज को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकता है। ये थी टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस की ज़ेब भागों वाली हिंदी व्याख्या।